चाइना आज के दिन दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक चाइना, जो कि आज से 30 सालों पहले जिसकी कहानी बिल्कुल ही अलग थी। क्योंकि वहाँ पे आज से 30 साल पहले 90% जो लोग थे वो पॉवर्टी में रहते थे। तो अगर किसी देश के 90% लोग पॉवर्टी में रहते हैं तो मतलब हर 10 में से 9 इंसान पॉवर्टी में रह रहा है, मतलब गरीबी में रह रहा है। जो कि आज के दिन भारत में 17% है, मतलब हर 10 में से 1 या फिर 2 इंसान रहता है पॉवर्टी में भारत में। फिर भी हम लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन चाइना में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी होने के बावजूद मात्र 30 सालों में उन्होंने पूरी अपनी कायाकल्प को कैसे बदल लिया, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चाइना देश का जो नाम है वो आता है चिन डायनेस्टी से। चिन डायनेस्टी जो चाइना पे 2000 साल पहले रूल करती थी। लेकिन जो चाइना का जो वर्ड मीनिंग हम अगर पढ़ते हैं उससे स्पेलिंग तो QIN होता है, लेकिन उसे हम प्रोनाउंस चिन करते हैं। और इसी वजह से चाइना का जो नाम पड़ा था वो चाइना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे एक डायनेस्टी रूल करती थी जिस डायनेस्टी का नाम था चिन। लेकिन आज के दिन चाइनीज जो लोग हैं वो अपने देश को चाइना नाम से नहीं जानते हैं, वो अपने देश को चोंगो कहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना के जो लोग हैं वो थोड़े पूरी दुनिया से थोड़े अलग रहते हैं। अगर आप इंटरनेट भी देखें तो वहाँ पे यूट्यूब बैन है, फेसबुक बैन है, तो वहाँ पे जो लोग जो लोकेलिटी में रहते हैं वो पूरी दुनिया से अलग है। लाइक हम कनेक्ट कर सकते हैं अमेरिकन से, स्पेनिश लोगों से, लेकिन वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं और अपने देशों में वो ज़्यादा बिजी रहते हैं। चाइना जो अपना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, लेकिन जो वहाँ के लोग रहते हैं वो ईस्ट साइड में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वेस्ट साइड में रेगिस्तान है और हिमालय है, जहाँ पे ज़्यादा ठंडी भी रहती है। और अगर आप रेगिस्तान में जाए तो आपको पता ही है कि रात में ठंडी और दिन में गर्माहट का महसूस होता है आपको, जिसकी वजह से ईस्ट में जो है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल ज़मीन है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग चाइनीज रहते हैं। 1839 में जब ब्रिटिश ने चाइना पे ऑक्यूपाई किया था, पूरी तरह से तो ऑक्यूपाई नहीं किया, क्योंकि कभी भी चाइना पूरी तरह से किसी भी देश के द्वारा ऑक्यूपाई नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम पे जो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक ब्रिटिश ने वहाँ पे रूल किया था कुछ हिस्सों में। तो वहाँ पे शुरू में किस प्रकार से जो ब्रिटिश ने किया था वो आज हम बताते हैं आपको। तो वहाँ पे एक अफीम नाम की ड्रग्स होती थी, जो लोगों को एक तरीके से उन्होंने एडिक्टेड बना दिया। शुरू में उन्हें बताया गया था कि ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जिसके बाद उन्हें उस चीज़ से एडिक्टेड बनाया गया, जिसके आज हम लोग देख सकते हैं पंजाब एरिया में बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ होता है। उसी प्रकार से चाइना में भी ऐसा किया गया और पूरी तरह से जो वहाँ का यूथ था वो ड्रग्स के नशे में लिप्त हो गया, जिसकी वजह से उसके बाद अंग्रेजों ने उसको कब्जा कर लिया चाइना पे, और उसके बाद वहाँ पे उनके लिए आसान हो गया और भी ज़्यादा बिजनेस करना। लेकिन चाइना ने ऑलमोस्ट 110 ईयर्स के बाद आज़ादी पा ली, जो कि भारत से 3 साल बाद ही थी। लेकिन आज आप चाइना को देख सकते हैं कहाँ है, और हमारा भारत देश अभी भी जूझ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत देश अच्छा कर, लेकिन हम यहाँ पे भारत देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे चाइना की बात कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 1950 में उन्होंने आज़ादी पाई थी और 1980 तक चाइना की जो हालत थी वो खराब ही थी, क्योंकि वहाँ पे जो पॉवर्टी मैंने जैसे बताया 90% थी, मतलब हर 10 में से 9 इंसान जो था वो एक तरीके से गरीबी था। सन 1958 में माओ के द्वारा लॉन्च किया गया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इसका जो मकसद था वो था कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे देश में लाया जाए। ये जो रूल लाया गया था, इसका जो मेन मकसद यही था कि लैंड ओनर्स जो हैं, ज़मींदार जैसे हमारे देश में होते हैं, उनसे ज़मीन छीन के गरीब किसानों में बांट दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो और देश की इकोनॉमी सुधरे। और जो दूसरा जो सरकार के द्वारा उस टाइम पे लिया गया था इनिशिएटिव चाइनीज सरकार के द्वारा, वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए स्टील का, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना था अपने देश में। और उसके बाद उन्होंने ऐसा किया भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को जोड़ा इंडस्ट्री से, जिसकी वजह से इकॉनमी बहुत ही अच्छे से बढ़ी चाइना की। ये जो रूल लाया गया था, इसका जो मेन मकसद यही था कि लैंड ओनर्स जो हैं, ज़मींदार जैसे हमारे देश में होते हैं, उनसे ज़मीन छीन के गरीब किसानों में बांट दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो और देश की इकोनॉमी सुधरे। और जो दूसरा जो सरकार के द्वारा उस टाइम पे लिया गया था इनिशिएटिव चाइनीज सरकार के द्वारा, वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए स्टील का, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना था अपने देश में। और उसके बाद उन्होंने ऐसा किया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अरे नहीं, आप ऐसा मत समझिए कि ये वीडियो खत्म होगी। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा वो लीडर था जिसने चाइना को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। ये तो थी माओ जेडोंग की कहानी, लेकिन इसके बाद भी एक और लीडर आएंगे जिन्होंने चाइना की सच में कायाकल्प बदल कर दी। उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।